चैप्टर 15। कर्नल लेह ने पूरी कमान अपने हाथों में ले ली थी, इसलिए निर्वासितों के शिविर में जीवन सुव्यवस्थित था और सैन्य तरीके से चलता था। बिगुल न होने के कारण उन्होंने जहाज की घंटी लगाई थी, जो हर सुबह 6 बजे बजती थी, जो कि रेवली की झनकार की तरह होती थी। ये दिन में 3 बार कंपनी को मेस के लिए बुलाती थी और 9 बजे टैटू की घोषणा करती थी और हर रात 10 बजे टैप करती थी। संतरी हर दिन 24 घंटे शिविर की रखवाली करते थे और काम करने वाले दल इसकी निगरानी करते थे, या लकड़ी काटते थे, या जंगल में मिलने वाले प्राकृतिक खाद्य पदार्थों को इकट्ठा करते थे। ये वास्तव में एक आदर्श शिविर था, जहां से मछली पकड़ने वाले दल प्रतिदिन लैगून में नाव चलाते थे और शिकार करने वाले दल शिकार की तलाश में जंगल में जाते थे, जिससे वे अपने फल और सब्जी के आहार की एकरसता को बदल सकें। महिलाओं का ये कर्तव्य था कि वे अपने क्वार्टर को व्यवस्थित रखें और आवश्यकतानुसार मरम्मत करें। टार्जन का रहस्यमय ढंग से गायब होना और लंबे समय तक अनुपस्थित रहना काफी चर्चा का विषय रहा। यह अच्छा हुआ, पेनेलोप लेग ने कहा। जब से मैंने पहली बार उस भयानक प्राणी को देखा है, तब से लेकर अब तक मुझे कभी भी सुरक्षित महसूस नहीं हुआ। मुझे समझ नहीं आता कि आप ऐसा कैसे कह सकते हैं, उसकी भतीजी ने कहा। अगर वह यहाँ होते तो मैं बहुत अधिक सुरक्षित महसूस करती। कोई नहीं जानता कि कब वह इसे खाने का मन बना ले, श्रीमती लेह ने जोर देकर कहा। मैं कई दिनों तक उसके साथ उस पिंजरे में बंद रही, जेनेट लाउन ने कहा, और उसने मेरे साथ कभी भी थोड़ी सी भी असभ्यता नहीं दिखाई। मुझे नुकसान पहुंचाने की धमकी देना तो दूर की बात है। हम्फ, पेनेलोप ने नाक भान सिकोड़ी, जिसने अभी तक जेनेट के अस्तित्व को पहचानने की हिम्मत नहीं की थी। उससे बात करना तो दूर की बात थी। उसने पहली नज़र में ही तय कर लिया था कि जेनेट एक बदचलन औरत है, और जब पेनेलोप ले ने अपना मन बना लिया, तो संसद का एक अधिनियम भी उसे सामान्य रूप से नहीं बदल सकता था। पेट्रिसिया याद करती हैं, जाने से पहले वो हथियार बना रहा था, और मुझे लगता है कि वो शिकार करने जंगल में गया होगा। शायद किसी शेर या बाघ ने उसे पकड़ लिया होगा। उसे उचित सजा दो, श्रीमती लेह ने झट से कहा। इस द्वीप पर हमारे साथ उन सभी जंगली जानवरों को छोड़ देने का विचार ही चमत्कार होगा अगर हम सभी को खा न लिया जाए। वह जंगल में बिना किसी आग्नेयास्त्र के गया था, जेनेट लाउन ने मन ही मन सोचा। मैंने कर्नल लेह को ये कहते हुए सुना कि एक पिस्तौल भी गायब नहीं थी। उस जंगल में जाने के बारे में सोचिए, जहां वह जानता था कि सभी खूंखार जानवर हैं, और केवल एक गैफ और कुछ घर में बने तीर और धनुष के साथ। श्रीमती लेह को जेनेट लाउन की बातचीत में किसी भी तरह की रुचि को स्वीकार करने से नफरत थी, लेकिन वह ये कहने के प्रलोभन का विरोध नहीं कर सकी। वह शायद एक मूर्ख है, इनमें से अधिकांश जंगली आदमी ऐसे ही होते हैं। मुझे नहीं मालूम, जेनेट लाउन ने मधुरता से कहा, क्योंकि मुझे कभी किसी से जुड़ने का अवसर नहीं मिला। श्रीमती लेह ने नाक सिकोड़ी और पेट्रिशिया ने मुस्कुराहट छिपाने के लिए अपनी पीठ फेर ली। एल्गर्नन राइट स्मिथ, कैप्टन बोल्टन और डॉक्टर क्राउच शिकार कर रहे थे। वे कैंप में ताज़ा मांस लाने की उम्मीद में उत्तर की ओर जंगल में गए थे। वे नम धरती में एक धुंधले रास्ते पर चल रहे थे, जिस पर कभी कभी सुअर के पैरों के निशान देखे जा सकते थे, और इससे उन्हें उम्मीद मिली और वे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित हुए। एक हाथी से मिलने के लिए यह बहुत बुरी जगह है, क्राउच ने टिप्पणी की। बल्कि, एल्गी ने सहमति जताई। यहाँ देखो, बोल्टन ने, जो आगे खड़ा था, चिल्ला कर कहा। यह क्या है? क्राउच ने पूछा। बोल्टन ने उत्तर दिया, बाघ या शेर का पग, वह भी ताज़ा। वह दुष्ट अभी अभी पगडंडी पार करके आया होगा। क्राउच और एल्गी ने नर्म मिट्टी में जानवर के पग के निशान की जांच की। बाघ, क्राउच ने कहा, इसमें कोई संदेह नहीं है, मैंने उनमें से बहुत से देखे हैं, इसलिए मैं गलत नहीं हो सकता। पुराने लोगों से मिलने के लिए यह बहुत खराब जगह है, एल्गी ने कहा। मैं, खांसते हुए घुरघुराहट ने उसे बीच में रोका। मैं कहता हूँ, उसने कहा, अब भिखारी वहाँ है। कहाँ? बोल्टन ने पूछा। वहाँ बाईं ओर, क्राउच ने कहा। मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, एल्गी ने कहा। मुझे लगता है कि हमें वापस चले जाना चाहिए, बोल्टन ने कहा।
अगर वो व्यक्ति हमला करता है तो हमारे पास कोई मौका नहीं होगा, हम में से एक की मौत निश्चित है, शायद और भी। मुझे लगता है कि तुम सही हो, क्राउच ने कहा। मुझे उस आदमी को हमारे और शिविर के बीच में रखने का विचार पसंद नहीं है। उनसे थोड़ी दूरी पर झाड़ियों में अचानक एक जोरदार आवाज हुई। हे भगवान, एल्गी ने चिल्लाते हुए कहा, वह आ रहा है। उसने अपनी बंदूक नीचे फेंक दी और एक पेड़ पर चढ़ गया। दूसरे लोगों ने भी एल्गी का उदाहरण अपनाया और बहुत जल्दी नहीं, क्योंकि वे खतरे से बाहर निकले ही थे कि एक बड़ा बंगाल टाइगर छिपकर रास्ते में कूद पड़ा। वो एक पल के लिए इधर उधर देखता रहा और फिर उसने पेड़ों पर बैठे लोगों को देखा और गुर्राया। उसकी भयानक पीली हरी आंखें और उसका गुर्राता हुआ चेहरा उनकी ओर मुड़ा हुआ था। क्राउच हंसने लगा और बाकी दो आदमी उसे आश्चर्य से देखने लगे। मुझे खुशी है कि यहाँ कोई भी ऐसा नहीं देख रहा था, उसने कहा। ये ब्रिटिश प्रतिष्ठा के लिए एक भयानक झटका होता। बोल्टन ने पूछा, हम और क्या कर सकते थे? आप और मैं दोनों जानते हैं कि हम उसके खिलाफ कोई भी मुकाबला नहीं कर सकते थे, 3 बंदूकों के साथ भी। बिल्कुल नहीं, एल्गी ने कहा। जब तक वो हमारे ऊपर नहीं आ जाता, तब तक हम उसे गोली चलाते हुए नहीं देख सकते थे। निश्चित रूप से यह हमारे लिए सौभाग्य की बात थी कि कुछ पेड़ थे जिन पर हम जल्दी से चढ़ सकते थे, अच्छे पुराने पेड़। मुझे हमेशा से पेड़ पसंद थे। बाघ गुर्राता हुआ आगे आया और जब वो उस पेड़ के नीचे पहुंचा जिस पर अजी बैठा था, तो वह झुक गया और उछल पड़ा। हे भगवान, ऊपर चढ़ते हुए एल्गी ने कहा। भिखारी ने मुझे लगभग पकड़ ही लिया था। 2 बार और बाघ उनमें से एक पर झपटा और फिर वह पगडंडी पर कुछ दूर चलकर वापस आया और धैर्यपूर्वक लेट गया। बोल्टन ने कहा, उस भिखारी ने हमें पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। वो हमेशा वहां नहीं रहेगा, क्राउच ने कहा। बोल्टन ने अपना सिर हिलाया। मुझे उम्मीद नहीं है, उन्होंने कहा, लेकिन उनके पास अद्भुत धैर्य है। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जो बंगाल में पूरी रात एक पेड़ से बंधा रहा। ओह, मैं कहता हूं, वो ऐसा नहीं कर सकता, तुम्हें पता है, एल्गी ने आपत्ति जताई। वो हमें क्या समझता है, बहुत सारे गुंडे? क्या वह सोचता है कि हम वहां खाए जाने के लिए आ रहे हैं? वह शायद ये सोचता है कि जब हम पक जाएंगे, तो सेब और अन्य चीजों की तरह गिर जाएंगे। ये बहुत ही असुविधाजनक है। कुछ देर बाद एल्गी ने कहा, मैं इससे बहुत तंग आ चुका हूँ। काश मेरे पास मेरी बंदूक होती। यह आपके पेड़ के नीचे ही है, क्राउच ने कहा। आप नीचे जाकर इसे क्यों नहीं ले आते? मैं कहता हूँ, बूढ़े आदमी, एल्गी ने कहा। मेरे दिमाग में अभी एक विचार आया। देखो, उसने अपनी कमीज उतारी, उसे पट्टियां फाड़नी शुरू की और उन्हें एक साथ बांध दिया, और जब उसके पास इसकी एक लंबी डोरी बन गई तो उसने एक छोर पर एक फंदा बनाया। फिर वो एक निचली शाखा पर आया और फंदे को अपनी बंदूक के थूथन के पास गिरा दिया, जो कि जिस तरह से हथियार गिरा था, उसके कारण जमीन से कुछ इंच ऊपर उठ गया था। चतुर, एल्गी ने पूछा। बहुत बढ़िया, बोल्टन ने कहा। बाघ आपकी चतुराई की प्रशंसा कर रहा है, देखिए वह आपको देख रहा है। यदि वह फंदा दृष्टि के पीछे फंस जाता है, तो मैं यहाँ बैली चीज खींच सकता हूँ, और फिर मैं पुरानी धारियों को क्या करना है, इसकी अनुमति दूंगा। तुम्हें इंजीनियर बनना चाहिए था, एल्गी, क्राउच ने कहा। मेरी माँ चाहती थी कि मैं चर्च के लिए पढ़ाई करूं, एल्गी ने कहा, और मेरे पिता चाहते थे कि मैं राजनयिक दल में शामिल हो जाऊं। दोनों ही चीजें मुझे बोर करती थीं, इसलिए मैंने टेनिस खेलना शुरू कर दिया। और आप इसमें बहुत खराब हैं, क्राउच ने हंसते हुए कहा। ठीक है, पुरानी चीज, एल्गी ने सहमति जताई। देखो, यह मेरे पास है। काफी मशक्कत के बाद फंदा बंदूक की नली के ऊपर से फिसल गया था, और जैसे ही एल्गी ने उसे धीरे से खींचा, वह दृष्टि के नीचे कस गया। फिर उसने हथियार को अपनी ओर खींचना शुरू कर दिया। वो उसे अपने हाथ से 1 फुट की दूरी पर ही ले गया था। तभी बाघ ने दहाड़ते हुए उसके पैरों पर छलांग लगाई और हमला कर दिया। जैसे ही वह जानवर हवा में उछलकर एल्गी की ओर बढ़ा, आदमी ने सब कुछ छोड़ दिया और सुरक्षित जगह की ओर भागा, क्योंकि उसके खुरदुरे पंजे उसके पैर के 1 इंच के भीतर आ गए थे। वाह वाह, एल्गी ने ऊंची शाखा पर पहुंचते ही चिल्लाया।
अब तो तुमने अपनी शर्त भी खो दी है, क्राउच ने कहा। बाघ कुछ क्षण तक ऊपर देखता हुआ खड़ा रहा, गुर्राया और अपनी पूंछ हिलाता रहा, फिर वह वापस जाकर लेट गया। मुझे लगता है कि यह भिखारी हमें सारी रात यहीं रखेगा, एल्गी ने कहा।